गुड इवनिंग। फोटो तो लगा हुआ है इनका। हाँ, कुछ बातें अजय के बारे में करनी है मुझे बिफोर ये स्टार्ट्स। दो तीन बहुत एक्सक्लूसिव बातें हैं और मेरे ख्याल से जो जो लोग भी जब इनका सिलेक्शन हुआ था उस समय या अभी भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिकली ये रोल मॉडल कहा जा सकता है कि किसी भी नेगेटिव चीज अगर हमारे सामने है, नकारात्मक कोई भी चीज है, उसमें से सकारात्मकता कैसे ढूंढी जा सकती है। इसका इससे बढ़िया एग्जाम्पल और हो सकता है भारत में हो, आई डोंट नो, लेकिन मेरे आसपास जितने भी छात्र रहे 20-25 सालों में उसमें ऐसा उदाहरण नहीं दिखा। दूसरा, जब हम यह कहते हैं ना कि 1 साल पढ़े, 1.5 साल पढ़े, कितने दिन पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी तैयारी एग्जैक्टली जून जुलाई अगस्त सितंबर, दैट्स ऑल। 4 महीने की तैयारी है और पहला अटेम्प्ट है, राइट? वो भी कब? जब पीसीएस अधिकारी बनने के 8 साल बाद, जब इसके उस समय ही वॉज वर्किंग एज केन ऑफिसर, गन्ना अधिकारी जो होता है ना पीसीएस के थ्रू, वहां काम कर रहे थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कुछ क्लैश हो गया तो ही रिजाइंड इमीडिएटली, रिजाइंड एंड टोल्ड हिम कि अगले साल मैं सिविल सर्वेंट बन के दिखलाता हूं। देन ही केम टू दिल्ली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वह यह है कि बचपन से सडनली he lost his both eyes and both ears. अभी भी स्थिति यह है कि his right eye is not working, his right ear is not working, left ear में मशीन है और बाएं आंख से भी विजन बहुत कम है। उस समय भी स्थिति थी ऐसी ही, तैयारी के दौरान ही। लेकिन वो है ना कि इसने मुझसे एक बात बहुत पहले कहा था तैयारी के दौरान कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और लेकिन जब तैयारी शुरू किया तो एक दिन पढ़ रहा था तो कोई बारात जा रही थी रूम के बाहर से, तो जाहिर है सुनाई नहीं दिया। उसने कहा कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अब जिसको जो करना है करे, मुझे सुनाई देना नहीं है। इससे बढ़िया कंसंट्रेशन क्या हो सकता है? दैट इज दी झील। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मेरे ख्याल से, पता नहीं बताया है कि नहीं अखिल जी ने, देयर इज अ बायोपिक मूवी मेड ऑन हिम। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक अधिकारी होने के बाद अगर बॉलीवुड इज इंटरेस्टेड टू मेक ए बायोपिक ऑन ए कॉमन मैन, कोई सेलिब्रिटी हो उसकी बायोपिक तो बहुत कॉमन है ना, लेकिन एक आम आदमी जो बिल्कुल किसान परिवार का आदमी है, आज भी है, तो उस पर बायोपिक बनना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे भी बड़ी बात क्या है कि जब से he got selected in 2009, बैच क्या है तुम्हारा? 2009 बैच। 2009 बैच। 2010-11 से मान लें फील्ड में जाने के बाद 11 से लेकर 2021-22 तक he is in the top 5 IRS officers in tax collection in India। भारत के 5 चुनिंदा अधिकारियों में से एक। अगर यह है कि मार्च में मान लिया 400 करोड़ का टारगेट है सरकार का, तो पता चला दिसंबर में 400 करोड़ पूरा हो चुका है। He has always achieved more than 100% before his deadline। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे जब आदमी कम सुनता है ना, बोलता जोर से है। इसके साथ साथ एक और बात रह गई, वो जो बताना बहुत जरूरी था। सिलेक्शन के बाद जहां तक इसके नॉलेज बेस की बात है, आज तो समय नहीं है, आज तो बात दूसरी करनी है, तो मैंने बहुत रोक के रखा है कि आधे घंटे ज्यादा नहीं बोलना। तो है क्या कि हैज रेड 4 वेद, 18 पुराण, 21 उपनिषद, बाइबल, कुरान शरीफ, गीता, गुरु ग्रंथ साहब।
और प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ कैसे करेंगे कि अगर गुरु ग्रंथ साहब को बोलना है that he is mugged up, everything is on his tips. गीता के सभी अध्याय जहां जहां जो चीज लिखी है, he remembers each and everything. तो कहा जाता है ना डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं ना, जैसे जो फिजिकली डिसेबल्ड है, उसके लिए ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो रखा ही है ना, डिफरेंटली एबल्ड। तो हिज मेमोरी इज वेरी शार्प, वेरी शार्प। और बहुत क्रूड भाषा में कहें तो बहुत दबंग अधिकारी, बहुत दबंग अधिकारी, राइट? सो इट इज। तो अभी मुझे अचानक से पता चला, तो मैंने अखिल जी से कहा कि ही विल बी अ गुड पर्सन टू मोटिवेट यू ऑल। नहीं, कुछ तो फायदा होना चाहिए इससे, राइट? सुशील, एक बुके तो कम से कम। टीचर के लिए सबसे अच्छा दिन क्या होता है? यही, राइट? तो मेरी शुभकामना है कि अगली बार किसी का चेहरा यहां नहीं दिखना चाहिए, क्लासरूम में यहां दिखना चाहिए, नहीं, क्लासरूम में दोबारा नहीं दिखना चाहिए पढ़ने के लिए, वो यहां होना चाहिए। और यहां होना चाहिए ऐसा कि भीड़ लगी रहे, एक के बाद एक वैसे आए, तभी शिक्षक का सेटिस्फैक्शन है ना। थैंक यू। मेरे दोस्तों, तो मैं तो ये बोलूंगा कि जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो जिंदगी की गहराई को छूने की, किनारे से ही तो शुरुआत होती है। क्योंकि आपको जान करके 2 मिनट में अपने बारे में बता दूं तो फिर सिविल सर्विस के बारे में चर्चा करेंगे। जब मैं 4 साल का था तो धनतेरस के दिन पिताजी पूरा एक टोकरी पटाखा लेकर के रखे हुए थे। मैं बहुत छोटा था, कैंडल जला करके और पटाखा देख रहा था, पूरे पटाखा पूरे शरीर पर गिर गया और मैं 6 महीना हॉस्पिटल में रहा। फिर वहां से जब घर पर आए तो मेरे माताजी, बगल में शंकर जी का मंदिर था, पूजा करने के लिए हमेशा जाएंगे, तो मैं भी पीछे पीछे चला जाऊंगा। 2-3 बार हमने देखा कि माताजी सब पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद मेरे को पकड़कर रोना शुरू कर देंगे। तो 2 बार 3 बार देखे, हम कुछ नहीं बोले। एक दिन मैंने टोक दिया, हमने कहा कि मम्मी ये बताओ, मेरा कान खराब हुआ है, आंख खराब हुआ है, इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, और भगवान ने जो कुछ भी किया है अच्छे के लिए किया है, लेकिन मंदिर में आकर के आप रो रही हैं, इससे भगवान नहीं खुश होंगे। और सबसे आसान तरीका था जमीन में लेट जाना, कि जब तक तुम हंसोगे नहीं मैं मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो मेरे को दिखाने के लिए हंसना पड़ेगा। फिर मेरे दाखिला हुआ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, आरएसएस का स्कूल है। तो स्कूल में दाखिला हुआ तो टीचर पढ़ाएगा तो आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा। घर पर आए तो मम्मी से बोलेंगे, हमने कहा कब तो पढ़ाई कैसे होगा, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। मम्मी कहे कि पूरा सिलेबस से याद कर जाओ। क्लास 1 से लेकर के पूरा सिलेबस कंठस्थ, जो पढ़ाई होगा वो पहले से मेरा तैयार है। आराम से जाएंगे, क्लास में बैठे रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। कब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो हमको उठाएगा, लोग जाएंगे सॉल्व कर देंगे। क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक कभी सेकंड डिवीजन नहीं आए। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हुए। एग्रीकल्चर साइंस से सिंगल ऑफिसर तो हूं, जो मैंने हिंदी से प्रेम हमको सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हुई। यूपीएससी का इंटरव्यू बोर्ड में भी हमको इंग्लिश बोलने के लिए विवश किया गया। हमने कहा हिंदी मेरी माता है, मैं नहीं छोड़ सकता हूं, आपको पूछना है अंग्रेजी में सवाल आप पूछिए, लेकिन जवाब तो मैं हिंदी में दूंगा।
ठीक है। तो इन सारी चीजों से क्या संपर्क में आ रहा है? शरीर है, शरीर के अंदर मन है, मन के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा है। चार सिस्टम है। शरीर को क्या चाहिए? शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को आराम चाहिए, शरीर मेरा स्वस्थ रहे। फिर परेशान क्यों है? परेशानी का कारण हमारा सिर्फ मन है। और मन के 6 चुंबक हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। 6 चुंबक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त ने प्रशंसा आपको किया तो खुश हो गए, तो प्रशंसा करने से हमारा स्वार्थ सिद्धि हो रहा, तो हम खुश हो रहे हैं। वही आलोचना किया तो क्रोध में आ गए, उसको ऐसा कहना चाहिए। तो ये जो 6 है, क्योंकि ये चेतन मन का भाग है, क्योंकि मन है, मन के 2 भाग हैं, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। तो जो चेतन रूप से जो सोचेंगे, अवचेतन मन वो ला करके आपको दे देगा। ठीक है। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं? पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, नॉलेज उनके पास बहुत कुछ रहता है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जब मैं यहां आया था तो पूरी डिस्कवरी से पहले जो है मैंने डिस्ट्रिक्ट IAS एकेडमी और भी कई ठो IAS एकेडमी था, सब जगह गए। सब लोग कथा कहानी कह करके केवल हंसाने का काम करेगा। तो कुछ सिविल सर्विस में हमको अप्रोच की जरूरत होती है। अप्रोच है, नॉलेज की जरूरत नहीं है, अप्रोच की जरूरत है। प्रशासनिक अप्रोच चाहिए। कोई भी परीक्षा होती है, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का परीक्षा हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, कोई एग्जाम, हर एग्जाम का स्टैंडर्ड अपना अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपके साथ लंबे समय तक हमसे दोस्ती निभाना है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो चीज़ हम जानेंगे। तो आपके साथ दोस्ती हमारा मजबूती से लंबा समय तक जरेगा। वही जो आपको पसंद नहीं है वो चीज़ आप करेंगे तो आपसे हमारा बैठेगा नहीं बैठेगा। तो वही चीज़ परीक्षा में भी है। परीक्षा में भी कि जो क्या वो चाह रहा है परीक्षा। तो मेरे हिसाब से सिविल सर्विस का एग्जाम 2 गुणों की परीक्षा लेता है, एक अंतःदर्शी और दूसरा दूरदर्शी। अंतःदर्शी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने पढ़ाई किया, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न देंगे जो आप किताब में भी पढ़े नहीं है, प्रेजेंट ऑफ माइंड से जवाब देना होगा, वो आपके दूरदर्शी गुणों की परीक्षा कर लेता है। ठीक है। तो ये 2 गुणों की परीक्षा लेती है, उसी हिसाब से उसका प्री है, उसी हिसाब से उसका मेंस है, उसी हिसाब से उसका इंटरव्यू भी है। क्योंकि प्रशासन का मतलब होता है कि अनेक व्यक्तियों के सहयोग से किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य ही प्रशासन है। और इस कार्य को जो कराता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक बोला जाता है। हमको काम करने केवल आ रहा है तो हमको क्लर्क के एग्जाम फाइट करेंगे, सिविल सर्विस उसके लिए नहीं है। सिविल सर्विस के लिए हर मिनट हर सेकंड अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। आप साइंस में अपनी पढ़ा होगा कि द सेल इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग। कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हर कोशिका में मैग्नेटिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, ग्रेविटिक पावर है, सब पावर है। जब आप मन से अपने बारे में सोचते हो तो क्या होता है कि वह पूरे हर कोशिका और वो कोशिकाओं के ऊपर चुंबकत्व की शक्ति पैदा होती है, मैग्नेटिक पावर डेवलप होता है। और वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम अच्छा सोच रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी अच्छी शक्ति है वो सब आपकी तरफ आने लगेगी, और जब बुरा सोच रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी बुरी चीजें हैं वो सब आपके पास आने लगेगी। परीक्षा में हम जाते हैं, जो पढ़े रहते हैं उसके बारे में नहीं, जो नहीं पढ़े रहते हैं उसी के बारे में बार बार सोचते हैं। उससे प्रश्न आ गया तो मैं क्या करूंगा, कैसे जवाब दूंगा, और परिणाम क्या होता है कि उसी से प्रश्न आ जाता है। ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जो आपने पढ़ा है उससे आएगा। और सबसे पहली चीज है कि अपने माइंड से ना शब्द को हटा दीजिए।
नहीं होगा ये मैं नहीं जानता हूं। मेरे को कितना पढ़ना पड़ेगा, रात में पढ़ना पड़ेगा, दिन में पढ़ना पड़ेगा, 24 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मुझे एक सीट चाहिए, मैं उसे लेकर के रहूंगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। यदि इतिहास में आप आकलन करें तो भगवान राम के समय में विभीषण आता है, अभी तो लंका पर चढ़ाई भी नहीं किए हैं, विभीषण आता है तो उसका राज तिलक कर देते हैं कि हम तुम्हें लंका का पति घोषित करता हूं। क्या मतलब हुआ कि भगवान राम को अपने बाहुबल पर विश्वास था कि मैं लंकापति रावण को परास्त करूंगा और ये लंका का राजा बनेगा। आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने लेखनी पर विश्वास होना चाहिए कि जो मैं तैयारी किया हूं, मुझे एक सीट चाहिए, वो चीज हमको ले लेना है। ठीक है, अब ये आता है कि अप्रोच कैसे डेवलप करें। सर बहुत कुछ बताते होंगे। देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टडी, 4 तरीके से स्टडी होता है। यदि सिविल सर्विस के हिसाब से तैयारी करना है तो आपको 4 तरीके से पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़ेंगे तो अप्रोच डेवलप नहीं होगा। पहला है कॉन्सेप्टुअल स्टडी, जो भी टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने से पहले हमको उसके बारे में सोचना, फिर सोच करके पढ़ना, सोचना फिर पढ़ना। जब तक ले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक ले हम दूसरे टॉपिक पे हम एंट्री नहीं करेंगे। दूसरे टॉपिक में एंट्री करेंगे तो इसका मतलब पिछला टॉपिक भी, जैसे मान लीजिए कि खाना हम खाते जाएं और खाना डाइजेस्ट ना हो तो वोमिटिंग हो जाएगा और परिणाम क्या होगा, तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही होता है कि टॉपिक के बारे में पहला है कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, और वो भी आपकी अपनी भाषा में। कोई यूपी से हो आ रहा होगा, कोई बिहार से आ रहा होगा, कोई मध्य प्रदेश से होगा, कोई राजस्थान का होगा, वो अपनी भाषा में उस कॉन्सेप्ट को समझ गया। उसके बाद तो फिर अगले स्टेप में हम आते हैं। दूसरा स्टेप है रिमेम्बरिंग स्टडी। कुछ ऐसे चीज होते हैं जो मेरे को याद करने होते हैं, बिना याद किए वो नहीं चल सकता है। तो उसके लिए देखेंगे कि सुबह रात कब हम बढ़िया से याद कर सकता हूं। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कॉम्परेटिव स्टडी, उस टॉपिक का पिछले टॉपिक से क्या संबंध है, क्या अंतर है, और अगले टॉपिक से क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये हमको जानना होगा। ये तुलनात्मक अध्ययन इसको हम बोलेंगे। और चौथा है रिवाइज स्टडी। अभी आज आपने पढ़ा है तो अगले 24 घंटे में 20% से 50% भूल जाएंगे। उसको 24 घंटे से पहले रिवाइज करना जरूरी है। होता क्या है, अभी पिछला टॉपिक याद होता है, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है। 24 घंटा जो कुछ हमने पढ़ लिया है उसके बार बार सोचना है कि भाई ये सब चीजें हैं। फिर जो है सर से आप लोग पूछिएगा, लास्ट में देता है क्वेश्चन, इसमें चर्चा करें, मूल्यांकन करें, विवेचना करें, विश्लेषण करें, महत्व को रेखांकित करें। इस सब का आंसर अलग अलग तरीके से बनेगा। सर आप लोगों को बताएंगे कि ये कैसे होगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग के क्वेश्चन आंसर लिखे थे कि मैं देख रहा था, सब एक ही ढर्रे पर एक ही जैसा लिखा जा रहा है, जबकि एक ढर्रे पर नहीं लिखा जाएगा। सब आंसर अलग अलग तरीके से बनेगा। और जो सिलेबस रखा हुआ है वो सिलेबस अंतर विषय हो गया। ये फर्स्ट पेपर का एग्जाम देने जा रहे थे, इसका मतलब है कि चारों पेपर आपके पास तैयार होना चाहिए, तब फर्स्ट पेपर को हम बढ़िया से जाकर परीक्षा दे पाएंगे। ऐसा ही नहीं है, अंतर विषय एक दूसरे से एकदम रिलेटेड हो गया। जो आपका ऑप्शनल है वो सब चीजें हैं। तो चेतन रूप से सबसे मुख्य काम है क्या कि ये तो ना शब्द दिमाग से निकाल देना है। अरे कोई गांव से आ रहा होगा, कोई शहर से आ रहा होगा, सब लोग आशा करके, घर वाले आशा कर रहे होंगे कि मेरा बेटा गया है सिविल सर्विस में पढ़ने के लिए, तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहली चीज यह है कि जो टॉपिक अगले दिन पढ़ाया जाएगा उसको पहले से कंठस्थ कर लेना होगा। सर का अप्रोच पकड़ना है तो पहले से तैयारी करके और तब आपको क्लासरूम में आना पड़ेगा।
तब जाकर के अप्रोच आप पकड़ पाएंगे। अप्रोच पकड़ लिए, परीक्षा 2 मिनट में आसान है। ये तो बैंक, इंजीनियरिंग, मेडिकल से भी आसान परीक्षा है सिविल सर्विस का। केवल हवा है कि बहुत कठिन परीक्षा है, कोई कठिन परीक्षा नहीं है। इससे तो कठिन हमको बैंक का एग्जाम लगता है। सिविल सर्विस का एग्जाम बहुत आसान है। तो एक तो ये सबसे चीजें है कि 4 तरीके से अध्ययन करना है। दूसरा चीज दिमाग में रखना है, ना शब्द को दिमाग से हटा देना, अपने शक्तियों पर विश्वास करना है कि हम जो पढ़े हैं उसको हम अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे से सोच सकते हैं। ये तीनों कैपेसिटी उस टॉपिक में आ गई तो समझ लीजिए कि वो टॉपिक आपका तैयार हो गया। क्या आप लोग ऐसा तैयारी करते हैं? तो इस 4 तरीके से स्टडी आज से शुरू कर दीजिए। अभी कल तक क्या हुआ उसको आप हटाइए। आज से ये फीलिंग लेकर के चलना है कि मेरा एक सीट है, एक सीट में लेकर के रहूंगा। तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट का परसेंटेज डाउन होने का कारण क्या हो गया है? क्योंकि हिंदी माध्यम में तुलनात्मक अप्रोच की कमी है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में कॉम्परेटिव अप्रोच ज्यादा है और हिंदी मीडियम के स्कूल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें अंदर कॉम्परेटिव अप्रोच कम है। और ये परीक्षा पूरी तरह से कॉम्परेटिव अप्रोच पर आधारित है। जैसे अरस्तु बोला था कि शब्दों को मिलने से वाक्य बनता है और 2 शब्दों के बीच में खाली स्थान होता है। जबकि जब तक हम उस खाली स्थान के अर्थ को समझ नहीं लेते हैं तब तक पूरे वाक्य का अर्थ हमको समझ में नहीं आएगा। शब्दों को चबा चबा के पढ़ने की आदत डालिए। जैसे खाना जब खाते हैं तो चबा के खाते हैं ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए, उसी तरह से हड़बड़ी में नहीं। हड़बड़ी हो रहा है, घबराहट हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है। उस चीज से मुक्त हो जाना। मैं तैयारी करने के लिए आया था, मेरे पास कितना समय था? मात्र 4 महीना समय था। 4 महीने में मैं करता क्या था? किताब रहेगा, सब्जी खरीदने जाऊंगा तो किताब भी साथ में रहेगा, सब्जी अपना लेंगे, फिर आएंगे। बाथरूम में नहाने जाएंगे तो किताब टांग देंगे, वो देखते रहेंगे। जब नींद आएगा सो जाऊंगा, फिर जगूंगा, फिर पढ़ूंगा। जब 8 साल के बाद नौकरी जब छोड़ दिए तो कुछ लोगों ने मेरे पिताजी को बोल दिया कि हमें पागल हो गया। तो उन्होंने गांव से 2 आदमी को स्पेशल भेजा। मैं परमानंद कॉलोनी में रहता था, तो बगल वाले रूम में वो लोग भी रूम लेकर के आ गए, रह गए। वो लोग का टारगेट डायरेक्शन था कि एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखे तो इसको जबरदस्ती टांग करके आगरा अस्पताल में भर्ती करा देना है। खाना पीना टाइम से खा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। प्री का रिजल्ट था तो हमारे लॉज पर करीब 15-16 आदमी रहते थे। सब लोग रिजल्ट देखने जा रहा था। हमको बोला कि सर रिजल्ट निकल गया है, चलिए ना सर। उस समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक था, डिसीजन मेकिंग इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हर्बर्ट साइमन का इस पर नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। ये टॉपिक पढ़ रहा था। हमने बोला कि मेरा ये रोल नंबर है, आप लोग अपने साथ में देख लीजिएगा, वैसे मेरा रिजल्ट आया होगा, हमको जल्दीबाजी नहीं है, आप लोग जाइए, अभी पढ़ रहा हूं। और लोग सब लोग गया, उधर से आ रहा है तो सबका मुंह लटका हुआ है। मैंने क्या क्या हुआ? सर आप ही पास किए, बाकी हम लोग फेल कर गए। तो अपने पर गौर होना चाहिए, अपने पर विश्वास होना चाहिए। और विश्वास जागृत कैसे होता है? ये 4 तरीके से स्टडी से और चेतन रूप से। यदि आप हमेशा केवल अच्छे के बारे में सोचेंगे तो पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी अच्छी शक्ति है वो तरफ आपकी तरफ आने लगेगी। और जब वो आने लगेगी तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। जो प्रकृति में देंगे बदले में वही ना मिलेगा। होता यह है कि हम अपनी क्षमताओं को हम अपने कमजोर पॉइंट से आंकते हैं। अच्छाई और बुराई दोनों में है। क्या भगवान में गलती नहीं है? भगवान में भी गलती है। अच्छा बुरा दोनों है, लेकिन अच्छाई की मात्रा उनके अंदर ज्यादा है, बुराई कम है। तो गलती सही सबसे होती है,
लेकिन अच्छाई की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। और जब इस अप्रोच से तैयारी करेंगे कि मैंने कोई एक सीट चाहिए, एक सीट हमको मिल जाएगा, और इस पर पूरा विश्वास है, भरोसा आ गया, समझिए कि 50% आपने एग्जाम फाइट कर दिया। ये भरोसा ही नहीं आता है। भरोसा न आने का कारण है कि हमारी स्टडी का स्टाइल ठीक नहीं है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके अंदर जुनून बहुत होता है कि फाइट करेंगे हम, लेकिन वह अप्रोच नहीं डेवलप कर पाते। तो 4 तरह का अप्रोच से स्टडी आप कंटिन्यू करें, तब सर जो टॉपिक पढ़ाते हैं को पढ़ाने हैं, पढ़ ले, घर से पढ़ करके आने का है। इनके अप्रोच को आपने 50% भी पकड़ लिया तो सिविल सर्वेंट आप बन गए। अनर्गल बात ये बोलते ही नहीं। एक भी बात जो है सिविल सर्विस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है या जो भी टॉपिक है जो रिलेवेंट है उसी को स्पीच देंगे, उसके अलावा और कोई मैटर नहीं। तो क्या आप लोगों ने अभी सीखा? किसी के मन में कोई समस्या परेशानी पैदा हो रही हो तो पूछा जाए। कोई दिक्कत परेशानी है, क्वेश्चन कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए, आप लोग भी पूछिए। कोई भी क्वेश्चन पूछना है। क्या बोल रहे? व्यक्तित्व का विकास कैसे हो? पर्सनालिटी ये बहुत कठिन सवाल है। हम आते हैं, बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो 4 तत्व माता और पिता से लेता है। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। जीवात्मा जिसको हम बोलते हैं, तो जब 90 दिन का बच्चा पेट में हो जाता है तो जीवात्मा उसमें प्रवेश करती है और फिर 6 महीने के बाद बच्चा इस दुनिया में आता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से सबसे पहले वो देखता है। उसको मालूम नहीं है कि लाइट है, इसको मालूम नहीं है कि ये एलसीडी स्क्रीन है, उसको मालूम नहीं है कि ये पंखा है, कुछ भी उसको पता नहीं है। वो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से तेजी से उसके माइंड में प्रोग्रामिंग हो रही है, देख रहा है कि ये चीज हो गया। उस प्रोग्रामिंग से सबसे पहले सीखता है कि मेरी मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे भैया है, ये मेरे दादा हैं, ये मेरी दादी है। तो उस प्रोग्रामिंग के बाद उसका क्या दृष्टिकोण बन गया। तो घर में बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना वहीं से सीखता है। ठीक है, झूठ बोलना वहीं से सीखता है। तो वह जो उसका दृष्टिकोण है वो विश्वास में कन्वर्ट हो गया और वही विश्वास से उसका व्यवहार निर्धारित होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो स्कूल में गया तो स्कूल में कैसे टीचर का माहौल है, बच्चों का माहौल क्या है, वहां भी सीखा, वहां भी उसका दृष्टिकोण बना, वहां भी उसका विश्वास बना और विश्वास से उसकी भावनाएं तय हुई और उसी भावना से प्रेरित होकर के काम करना शुरू कर दिया। नौकरी में भी गया तो वही यही प्रक्रिया चल रही है। तो इससे क्या होता है कि हम अपने व्यक्तित्व का निर्धारण दूसरे के कहने में करने लगते हैं और यहीं पर गलती हो जाती है। दूसरे के कहने से परिणाम क्या होता है कि मैं अच्छा हूं, दूसरा ने 10 आदमी प्रशंसा कर दिया, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो हम तो इसमें एक उक्ति कहेंगे, चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि चढ़ाने वाले सब ये सब चीजें हैं। तो व्यक्तित्व में एक तो सबसे पहले ये 5 चीज है, प्रोग्रामिंग है, दृष्टिकोण है, आपका विश्वास है और ये भावनाएं हैं। भावनाओं के बाद आपका व्यवहार निर्धारित हो गया। तो जो अभी तक का जो भी व्यवहार है इसमें कई तरह से सकारात्मक हमारी भावनाएं बनती है, कभी नकारात्मक भावनाएं बनती है। वो मैं बचपन से ही सीख करके आया हूं। बचपन से ही हमारा जब कान खराब हुआ तो ना शब्द तो हमने निकाल कर रख दिया। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है उससे हमको मतलब नहीं है। हेरिंग एड लिखा ले, दरवाजा तोड़ भी दीजिए तो हमको पता नहीं चलेगा कि दरवाजा आपने तोड़ दिया। तो दुनिया क्या सोचती है उसके बारे में नहीं है।
99% इसलिए फेल हो जाते हैं कि वह दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपका आंख जो है अर्जुन के समान होना चाहिए कि चिड़िया की आंख दिख रही है। सिविल सर्विस का एक पोस्ट पर मेरा नाम लिखा है, मैं उसे लेकर के रहूंगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। यदि ये दिख रहा है तो समझिएगा सिविल सर्विस फाइट नहीं करेंगे। हमारे साथ भी बहुत लोग इंटरव्यू दिया, हमें इंटरव्यू देने के बाद से बोरिया बिस्तर बांधे, उसके बाद हम घर चले गए, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार में पीसीएस फाइट किए, एक ही बार में आईएएस फाइट किए, दोबारा फिर परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप अपने प्रति ईमानदार हो गए तो फिर दूसरे की कोई जरूरत नहीं है कि उसकी सर्टिफिकेट दे। व्यक्तित्व का सबसे मुख्य चीज है कि आप अपने प्रति पहले ईमानदार हो जाइए, अपनी कुर्सी के प्रति ईमानदार हो जाइए। ईमानदारी से आप पढ़ना शुरू कर दिए और अप्रोच डेवलप कर दिए, आपके मुट्ठी में है सिविल सर्विस। नहीं तो आप 4 साल 5 साल तैयारी करते रहिए, जब तक अप्रोच आएगा तब तक एज पास कर जाएगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि चांदी का सिक्का किसी वैसे व्यक्ति के पास जरा चमकते हैं जिसके पास अधिकार और सत्ता होती है। आप जब ब्यूरोक्रेसी में आएंगे तो ब्यूरोक्रेसी सरकार का एक मेन अंग है और उसके पावर का प्रयोग करना जानेंगे, बड़े बड़े लोग आकर के सैल्यूट करने लगेंगे आपके पास। ये सर्विस का यही ग्लैमरस है। उस ग्लैमरस से हम तैयारी की तरफ जाते हैं लेकिन अप्रोच नहीं डेवलप कर पाते। अध्यात्म है सर बताए, चारों वेद पढ़ गया हूं, 18 पुराण भी पढ़ गया हूं, बाइबल भी पढ़ गया हूं, मुस्लिम धर्म का कुरान है वो भी पढ़ गया हूं, चाइना का लाओत्सो ने लिखा है ताओ ते किंग वो भी पढ़ गया हूं, गुरु ग्रंथ साहिब का भी अध्ययन कर गया हूं और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी साहित्य अध्ययन कर गया। अभी भी 4 घंटा पढ़ता हूं। बचपन से जो पढ़ने की बीमारी मेरे को लग गई वो आज भी जिंदा है। आज भी 4 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो मेरे को नींद नहीं आएगी। तो अध्यात्म जीवन का 3 डिफिनेशन दिया गया। एक जीवन है, दूसरा महाजीवन है, तीसरा परम जीवन है। जीवन के बारे में बोलता है कि जन्म और मृत्यु के बीच की गति को हम जीवन बोलते हैं। 99.9% आदमी केवल जीवन जीते हैं। जन्म लिए, बड़ा हुए, शादी विवाह हुआ, नौकरी चाकरी हुई, पैसा कमाए, फिर अपने बच्चे हुए, शादी विवाह किए, मर के ऊपर चले गए। दूसरा है महाजीवन। जन्म और मृत्यु के अनंत श्रृंखलाओं की गति को हम महाजीवन बोलते हैं। महाजीवन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि जब आप सोने जाते हैं तो रात में सोते सोते अंतिम विचार जो आपका होता है फिर सो जाते हैं। फिर 6-7 घंटे के बाद जब सुबह में जगते हैं वो आपका अंतिम विचार आपका पहला विचार बन जाता है। ठीक वैसे ही जब आदमी मृत्यु शैया पर जाता है, जैसे आत्मा निकली तो मस्तिष्क में तेजी से प्रोग्रामिंग होता है, क्या जिंदगी में मैंने अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। और जैसे आत्मा निकली तो 84 लाख योनि में अच्छा कर्म किए हैं तो अच्छा योनि मिलेगी और बुरा कर्म किए हैं तो बुरा योनि मिलेगी। और परम जीवन, जन्म और परमात्मा में परम गति, परम विश्राम को हम परम जीवन बोलते हैं। ये सच्चा आध्यात्मिक जीवन यही है। तो जीवन के दर्शन, महाजीवन का दर्शन और परम जीवन का दर्शन, ये तीनों दर्शन आपके सिविल सर्विस में समाहित है। तीनों दर्शन सिविल सर्विस में समाहित है। सागर की गहराई में जाना है तो शुरुआत तो किनारे से करेंगे। तो जीवन का दर्शन क्या है, महाजीवन का दर्शन क्या है, परम जीवन का दर्शन क्या है। अभी आप जीवन के दर्शन को समझ जाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होता है कि मान लीजिए क्लास में आप बैठे हैं, फिजिकली तो क्लास में प्रेजेंट है लेकिन दिमाग गांव पर जा रहा है, घर पे जा रहा है, मम्मी के पास जा रहा है, पापा के पास जा रहा है, भैया के पास जा रहा है। तो हम फिजिकली तो क्लासरूम में हैं लेकिन माइंड हमारा दूसरी जगह है। इसका मतलब है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा।
तो सबसे पहले है कि जहां है वहां 100% रहना सीखिए। जैसे अध्यात्म का तीन दर्शन जो बताए थे, जीवन का दर्शन क्या है, देर आर 6 पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आवर डायनेमिक लिविंग। 6 पॉइंट हैं जो हमारे शानदार जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पहला है आर्थिक जीवन, नौकरी केवल आर्थिक सुरक्षा से रिलेटेड है। तो अभी आपके पास सबसे मुख्य ड्यूटी क्या है, अध्ययन करना। अध्ययन करके परीक्षा फाइट करेंगे। तो अध्ययन हम कैसे करें, किस तरह से करें, क्यों करें, ये टॉपिक का क्या महत्व है, ये टॉपिक से प्रश्न आएगा तो कैसे आएगा, किसी टॉपिक को 20 शब्द में लिखना, किसी टॉपिक को 200 शब्द में लिखना, 150 शब्द में लिखना, 1000 शब्द में लिखना, ये सब चीजें आ गई तो समझिए कि तैयारी हमारी सही दिशा में चल रही है। क्रीम पॉइंट, क्वेश्चन का थीम पकड़िए कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। ये जो चर्चा करना, विवेचना करना, विश्लेषण करना, ये सारा चीज जो बता रहा है, ये कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड है। इसको आप समझने की पूरा कोशिश करिए, ठीक है ना। तो जीवन के दर्शन में पहला पॉइंट आर्थिक सुरक्षा है, दूसरा पॉइंट परिवार है। सुख और दुख हमारे जीवन का पार्ट है। परिवार सबसे मुख्य रूप से हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ा रहता है। तीसरा पॉइंट आपका सोसाइटी है, समाज है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के आदमी हैं। अच्छे लोग हैं, उनके पास सुख दुख में पार्टिसिपेट करेंगे तो भी हमारे सुख दुख में पार्टिसिपेट करेंगे। आपका चौथा है हेल्थ है, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो सब कुछ बेकार है। पांचवा है मानसिक दक्षता। दक्षता का 4 लक्षण है। कम समय में, कम परिश्रम से, कम धन लगा करके अधिक उत्पादक तरीके से काम करने आ गया तो उस काम में आप दक्ष होंगे। और छठा पॉइंट है सर्टिफिकेशन। रात में सोने जाइए तो 10-15 मिनट में नींद आना चाहिए, नींद नहीं आ रहा है, करवट बदलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि दिन में कोई ना कोई घटना हमारा अधूरा है, कुछ गलत हो रहा है, उसको हम संतुलित करेंगे। 6 पॉइंट में एकरूपता आ गई तो जीवन का दर्शन आपने पा लिया। अब महाजीवन की तरफ शरीर में 2 ही चीजें हैं, भावनाएं, या तो अच्छी भावनाएं बनेगी या बुरी भावनाएं बनेगी। तो यदि आप अपनी भला करना चाहते हैं तो आपको जानबूझ करके अच्छी भावनाएं ही बनाना होगा। क्योंकि हम बुरी भावना देंगे तो बुरा हमारा ही होगा, उसका कुछ नहीं होने वाला है। सिविल सर्विस फाइट करना है तो सिविल सर्विस के बारे में 24 घंटा केवल सोचना है कि वो कैसे वो लोग उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, अप्रोच डेवलप करना 24 घंटा, हर मिनट, हर सेकेंड। तो ये सारी चीजें जरूरी है। दूसरी चीज है कि बच्चे तो पढ़ जाते हैं नए स्टूडेंट के रूप में बहुत कुछ, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये आपने डिसाइड किया है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपने सर से एक बार भी पूछा कि फलाना टॉपिक में क्या हमको नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। क्या नहीं पढ़ना है वो पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। मुझे पता चला कि जो पढ़ना है वो हम पढ़वे नहीं किया है, जो नहीं पढ़ना है वो सब पूरा ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा कर लिए। तो नहीं पढ़ने के बारे में बाजार में बहुत मैगजीन है, पत्रिका है, बहुत कोचिंग संस्थान है, बहुत लोग अपना नोट्स लिख रहे हैं कि मेरा सबसे बढ़िया है, मेरा सबसे बढ़िया है, मेरा सबसे बढ़िया है। यहाँ मैं 10 कोचिंग संस्थान में घुमा था, लास्ट में सर के यहाँ ज्वाइन किए थे। थोड़ा सा लेवल सर का हाई है, उस अप्रोच को पकड़ने के लिए आपको स्टडी करके आना पड़ेगा। क्योंकि मेरी आदत रहती थी कि जो भी सर पढ़ाएंगे उसको पहले ही पढ़ करके मैं आऊंगा, फिर जब पढ़ा देंगे फिर जाएंगे उसको फिर पढ़ेंगे। वही 4 तरीके से, कंसेप्टुअल स्टडी, रिमेम्बरिंग स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी और रिवाइज स्टडी। तो अब एक टॉपिक को पढ़ने के लिए कितना, एक तो पढ़ करके आए, दूसरा सर ने पढ़ाया, तीसरा गए रूम पर रिवाइज किए। कि आप लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो परीक्षा कहां से निकलेगा? ये आपको करना पड़ेगा। और क्या नहीं पढ़ना है सर से डिस्कशन जरूर करिए। देखिए इसमें एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें।
तो सबसे पहले दुकान पर आप बैठ जाइए। साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी हिस्ट्री देखें, पॉलिटिकल साइंस देखें, सशक्त शैली में लिखने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगने से ही केवल हम चुनाव कर लिए तो फिर हम गड़बड़ कर रहे हैं। सशक्त शैली में हमको लिखने उसमें आना चाहिए। ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया आपका हिस्ट्री का, जैसे कि इन्होंने लिखा कि हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन पूछ दिया कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्या केवल सैनिक विद्रोह था, इसकी विवेचना करें, ये प्रश्न दे दिया। तो आपको देखना होगा कि 1857 का विद्रोह तत्कालिक रूप से वो सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे 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 आम जनता भी उसमें अपीयर हो गई। तो शुरुआत तो सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन उसमें पूरा वो जन आंदोलन बन गया। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन देख करके लिखने के लिए प्रैक्टिस, हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, किसमें हमें स्कोरिंग कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगने से ही सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, हमको मार्क्स चाहिए ना, किसमें हमको मार्क्स बढ़िया है। मार्क्स पाने के लिए हमको सशक्त शैली में लिखने आना चाहिए, शानदार स्टाइल में लिखने आना चाहिए। अभी एक बच्चे ने पूछा है कि इतनी कम समय में तैयारी कैसे कर गए। इतने कम समय में तैयारी का कारण यह है कि 12-24 घंटे में कब सो रहा हूं कब जग रहा हूं मेरे को खुद पता नहीं। पता ही नहीं कि सब्जी खरीदने जा रहा हूं तो भी मेरे हाथ में नोट्स रहेगा, बाथरूम में नहाने जाऊंगा तो भी मेरे बाथरूम में नोट्स टंगा हुआ रहेगा। तो उठते बैठते जगते ओनली फॉर सिविल सेवा। और अप्रोच, सर का अप्रोच हमने मात्र क्योंकि 10 को संस्थान का सिलेक्शन करने के बाद हमने इनको सेलेक्ट किया था। एक बच्चे ने पूछा है कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। मरी हुई मछली न पानी की धारा के साथ चलती है, जिंदा मछली ही ना पानी की धारा के विपरीत चलने का साहस रखती है। तो ये तो हम बताए ही हैं कि अर्जुन जो है, गीता का प्रथम अध्याय में हम आते हैं, अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि हे प्रभु मुझे युद्ध के बीचों बीच ले चले, मैं दोनों सेना का मुआयना करना चाहता हूँ। दोनों सेना का मुआयना करते हैं, गांडीव रख देते हैं, कहते हैं हाथ जोड़ करके प्रभु हमसे युद्ध नहीं होगा और हम जंगल में जाएंगे, तपस्वी का जिंदगी जी लेंगे, महात्मा बनकर जिंदगी जी लेंगे, लेकिन हमको राजकाज नहीं चाहिए। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि जिसका डर था वही हुआ। क्योंकि मन के जो 6 चुंबक हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या और द्वेष, ये चुंबक सामने पकड़ेगा और आपके बॉडी को पूरा घुमाना शुरू कर देगा। तो ये 6 जंगली घोड़ा है, इस 100 जंगली घोड़ा का लगाम खींच करके आपको रखना होगा जब तक ले सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं। कठोर अनुशासन में रहना पड़ेगा। माइंड इधर उधर भटक रही है, जा रही है, तो इसका मतलब है कि सिविल सर्विस नहीं होने वाला है। कठोर अनुशासन के इसको दिमाग को हम अपना खींच कर रखेंगे, जैसा चाहूंगा वैसा शरीर को हमको करना पड़ेगा। ज्वार भाटा पानी के ऊपर ही आता है, उसके तलहटी में नहीं आता है। वहां कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि तुम मन के आंख से मत देखो, मन के आंख से मत विचार करो, आत्मा के आंख से विचार करो, आत्मा के आंख से देखो, वहां कोई धारा नहीं है। जब ऐसी स्थिति में आ जाए तो हम ध्यान के मूड में आ जाएंगे,
ध्यान करने के लिए कहीं भी हम ध्यान कर सकते हैं। कोई लाइट देख रहे हैं तो लाइट देख रहे हैं तो देख रहे हैं लाइट आ रही है, उससे ऊर्जा आ रही है, जा रही है, इधर उधर कहीं दिमाग दिमाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा कंसंट्रेशन ठीक नहीं है। मैं यहाँ हूं, मैं कहाँ पर पोस्टिंग है ये भी मेरे को पता नहीं है, मैं 100% यहाँ हूं। तो जहां आप जाइए वहां 100% होकर के रहिए। तो पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक अप्रोच तो कहना तो आसान है, लेकिन ये सकारात्मक अप्रोच में हमारा ये छौ चुंबक हमारा परेशान करता है। इसको कंट्रोल में बना करके हमको रखना पड़ेगा, इसको नियंत्रण में बना के हमको रखना पड़ेगा। एक बच्चे ने पूछा है कि पढ़ाई यूपीएससी का कैसे करना चाहिए। तो बेस तो आपका एनसीईआरटी का बुक हो गया, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी के बुक से ही काम नहीं चलेगा, कुछ एक्सटेंडर बुक भी हमको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कंपैरेटिव अप्रोच हमारा तभी डेवलप होगा जब हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन तुलनात्मक अप्रोच हमारा होना चाहिए। इसके लिए एक्सटेंडर बुक, एक टॉपिक का हम 2-3 राइटर का किताब जब पढ़ेंगे तो हमारा कंपैरेटिव अप्रोच डेवलप होगा। ठीक है, तो एक्सटेंडर बुक और एनसीईआरटी आपका बेस हो जाएगा, लेकिन एक्सटेंडर बुक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे ही डिपार्टमेंट के कोई इंस्पेक्टर साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई वर्किंग स्टूडेंट के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। नौकरी भी कर रहे हैं, हम भी तो नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी के साथ साथ तैयारी है। तो नौकरी में हमारा जो ड्यूटी है, ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दो शब्द है। ड्यूटी हमेशा दूसरे के द्वारा निर्धारित की जाती है। अभी आप छुट्टी लेकर के और सिर्फ और सिर्फ तैयारी करिए, लेकिन इस तरफ सोचेंगे कि नौकरी भी मेरी बची रहे और हम तैयारी भी करें, तो दोनों नहीं चलेगा, जिद्दी तो बनना पड़ेगा आपको। क्योंकि हमें जब नौकरी हमने रिजाइन किया तो लोगों ने मेरे को तो पागल घोषित कर दिया। लेकिन 8 साल नौकरी करने के बाद कोई नौकरी रिजाइन करता है? दुनिया सब पागल करती थी, मैं मौन होकर के अपनी बात को सुनता था। हमने कहा कि चलो ठीक है बेटा, जितना मौज है उतना कह लो। लास्ट में जब सिलेक्शन हुआ तो जिन जिन लोगों ने मेरे को पागल घोषित किया था, सबसे पहले बड़ा सा फूल का गुलदस्ता लेकर के बधाई देने के लिए सबसे पहले वही है। इसलिए दूसरे के कहने पर नहीं है, अपने आप का शक्तियों का तराजू पर आकलन करना है। और एक तो सबसे तरीके है कि घंटों बैठने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि हिंदी मीडियम में है 4 तरीके से जो स्टडी हमने बताया है, कॉन्सेप्टुअल स्टडी, रिमेम्बरिंग स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी और रिवाइज स्टडी। 4 तरीके से स्टडी करना है, स्टडी करके आना है। सर जो पढ़ाते हैं उनके अप्रोच को पकड़ना है। अप्रोच को पकड़ लिया है तो जीएस का चारों पेपर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। दूसरा चीज है किसी जो चीज पढ़े हैं उसको चार्ट और डायग्राम बना करके लिखने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने चार्ट और डायग्राम का भी अप्रोच हमने बहुत अटलाइज किया था। जैसे मान लीजिए 20 शब्द हैं, 20 शब्द है, तो 20 शब्द में नक्शा में तो कोई शब्द नहीं लग रहा है ना, तो नक्शा बना करके हम कहीं लिख दिए और 2 लाइन लिख दिए, 10 शब्द में लिख दिए। तो परीक्षक समझ गया कि इसको पूरी जानकारी है, वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम्हें 2 नंबर देगा। तो सेकंडों में नक्शा, भारत का नक्शा बनाने आना चाहिए, स्टेट का नक्शा बनाने आना चाहिए। अभी नक्सलाइट बेल्ट में है, मान लीजिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ दिया तो छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित क्षेत्र को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित क्षेत्र यहाँ है। छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाए और नक्सल प्रभावित जगह पर हमने मार्क कर दिया और नक्सलाइट के बारे में लिख दिया। तो इस तरीके से अप्रोच धीरे धीरे डेवलप करेंगे तो आते जाएंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इनकम टैक्स ऑफिसर के अपने ही घर में अपनी छापा क्यों मारेंगे? इसके बारे में आपसे मैं बताऊंगा। चाणक्य बोलते थे कि मछली पानी में रहती है
कितना अपने जल पी रही है और कितना वो छोड़ रही है, उस मछली से पूछा जाए तो मूर्खता कहा जाएगा। इनकम टैक्स में आकर के कमा करके हम सरकार को दे रहा हूं, कितना मैं अपने पास रख रहा हूं, कोई पूछे तो उसको तो महामूर्ख न बोला जाएगा। आंसर लिखे और उसकी जांच वो लोगों ने किया। अब आप समझिए कि हिंदी हमने क्यों रखा। आज का नतीजा ये है कि जैसे मदर लैंग्वेज में, क्योंकि हम भले ही हम इंग्लिश ले लेंगे लेकिन मदर लैंग्वेज में भी हमारी विचारधारा चलेगी, तो इनकम टैक्स में आने के बाद ऐसी ऐसी चोरी पकड़ लेते हैं कि जो अंग्रेजी वाले लोग नहीं पकड़ पाते हैं। क्योंकि मातृभाषा के वजह से, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स एक्ट भी हिंदी में ही एनालिसिस किया, इनकम टैक्स रूल भी मतलब हिंदी में एनालिसिस किया, उसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा मदर लैंग्वेज में जानकारी काफी बढ़ गई और बढ़ने की वजह से एक्ट का एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। निर्णय जो है आपका प्रतिदिन निर्णय कि आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा होगा और आज का दिन जो मैंने रूटीन बना रखा है, रूटीन का हम 80 से 90% स्टडी कर जाएंगे। हर मिनट हर सेकंड आपको मोटिवेट रखना पड़ेगा। सिविल सर्विस की तैयारी ये नहीं है कि अभी खूब जोश में है 10 घंटा पढ़ गए और पता चला गया कल जोश डाउन हुआ तो हम 2 घंटा भी नहीं पढ़े, तो ऐसे नहीं चलेगा। हर मिनट हर सेकंड अपने आप को आपको मोटिवेट रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मोटिवेशनल बुक वगैरह है, मार्केट में मिलता है, उसको रखिए। जब मोटिवेशन डाउन हो तो उसको थोड़ा सा पढ़ ले, फिर किताब को पढ़े। इस तरह से करके जो है अपने आप को बैलेंस रखेंगे। मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं दोष है। मन नहीं लग रहा है तो इसमें भी दोष है, क्योंकि हम आपका चारों धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य महोदय ने किया था। पूरी धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और द्वारिका। जब चारों धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य महोदय ने जब कर दिया तो उनके शिष्य बोले कि प्रभु अब तो परमात्मा का दर्शन आसान हो गया, तो कुछ बोल ही रहे हैं। शिष्य बोला कि गुरुजी क्या गलत हम लोग बोल रहे हैं क्या? उन्होंने बोला कि वही पूजा धाम धाम, बाहर मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, चारों धाम में जाओगे, गुरुद्वारा में जाओगे, वहां मिलेगा क्या? वहां एक चीज मिलेगा, झुकने की कला का नाम है तो मंदिर, झुकने की कला का नाम है तो चारों धाम, झुकने की कला का नाम है तो मस्जिद, गुरुद्वारा। केवल झुकना सीखोगे, बाकी वहां ईश्वर नहीं है। ईश्वर को जानना है तो आगे की यात्रा करनी होगी। उसके लिए बोले कि इसको तुम प्राइमरी स्कूल समझ लो। बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर दिया। स्तुति पूजा अधमो भवा। जब स्कूल में बच्चा जाता है तो कोई गुरु एबीसीडी सीखने में सहयोग करता है। मंदिर में हम जाते हैं तो कोई पुजारी विधि विधान से पूजा कराता है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। राम भी गुरुकुल में गए, कृष्ण भी गुरुकुल में गए, सभी भगवान गुरुकुल में गए। तो गुरु के नजदीक जा करके हम अध्ययन करेंगे, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, स्व अध्ययन करेंगे। पूरी जानकारी इकट्ठा जब कर लेंगे, फिर यहाँ पे भी हो गया कि बहुत अब जानकारी हो गया, अहंकार हो गया, तो यहाँ भी परमात्मा नहीं मिलने वाले। इसको तुम मिडिल स्कूल समझ सकते हो। आगे की यात्रा करने के लिए उन्होंने बोला ध्यान भवश्या मध्यमा। गुरु ने जो शिक्षा दे दी, जो अपने से जो अपने पढ़ लिया अपने पर लागू करोगे कि परमात्मा ने इस धरती पर हमको क्यों भेजा, ईश्वर क्या चाहता है हमसे, ईश्वर हमसे क्या चाहता है। यदि आप यहाँ आए तो इसका मतलब है कि ईश्वर चाहते हैं कि सिविल सर्विस के एग्जाम आप फाइट करें, नहीं तो आप यहाँ आ ही नहीं पाते। ईश्वर चाहते हैं कि हर बच्चा फाइट करे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अहंकार की संभावना ज्यादा है, पैर फिसलेगा। रावण भी बहुत ज्ञानी था लेकिन उसका अहंकार ले डूबा। कंस भी बहुत शक्तिशाली था लेकिन उसका अहंकार ले डूबा। के लिए उन्होंने बोला कि तुम वो ब्रह्मा सद्भाव, जिस दिन ये फीलिंग हो जाए कि हम सिर्फ कर्ता के रूप में आया हूं, करने कराने वाला गोविंद ऊपर बैठा हुआ है, उसके ही संदेश से सब काम हो रहा है। जब ये फीलिंग हो जाए तो दिन की शुरुआत प्रभु के चरणों में
और क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ सब कुछ सामने उनको अर्पित कर देंगे, और 24 घंटा हमको हैप्पीनेस मूड में रहने आ जाए, आनंदित होने आ जाए, उसी आनंद में ही ईश्वर हैं। यदि पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में भी आपको आनंद मिलना चाहिए, क्लास में बैठे हैं तो सर लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर सुनने में भी आनंद मिलना चाहिए, पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलने में भी आनंद मिलना चाहिए, स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने में भी आनंद मिलना चाहिए। आनंद ये तभी, लेकिन स्नान कर रहे हैं और दिमाग है कि जल्दी स्कूल में जाना है, सर का क्लास चल रहा होगा, तो हम स्नान कहाँ कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, जल्दी 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 पढ़ाई करना है, तो खाना कहाँ खा रहे हैं? तो सबसे मुख्य चीज ये है कि हैप्पीनेस मूड में आप सभी रहें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग सिविल सर्विस फाइट करें। सर के पास मेरा नंबर वगैरह सारा चीज है, किसी तरह का कोई दिक्कत है कि आदर्श क्वेश्चन आंसर कैसे लिखें, आप लोग पहले फाइट करें प्रीलिम्स, मेंस का जब आएगा तो आइडियल आंसर मैं लिख करके बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।